ओके, तो होली आई थिंक कि आपका सही से गया होगा, ठीक, सेफ होली खेले होगे आप लोग। अब होश में आ जाओ, होली का हैंगओवर ख़त्म करते हैं। आज से फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का सिलसिला शुरू करते हैं और आप अपना पढ़ाई करने का सिलसिला आज से शुरू करोगे, ठीक। तो अगर दारू वारू पी रखे हो तो नींबू चाट चाट के होश में आ जाओ, क्योंकि आज से फिर क्वेश्चन और पढ़ाई करना मतलब शुरू करना है अपने जेई के लिए। तो इसमें भी हम आज से मतलब आज से अब रोज़ डेली वीडियो आते रहेगा। ये वीडियो थोड़ा डेली अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं खुद होली के हैंगओवर से बाहर आ रहा था, तो थोड़ा सा डिले हो गया इसमें, ठीक है। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फिर कल से टाइमली 10 AM को मतलब सुबह में जो वीडियो अपलोड होता है वो डेली होते रहेगा, ठीक। तो इसमें भी बिना किसी बकैती के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन आइस क्यूब हैज अ बबल इनसाइड व्हेन व्यूज फ्रॉम वन साइड द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ द बबल इज 12 सेंटीमीटर। When viewed from other side, the apparent distance of the bubble observed is 4 centimeter. ठीक है। If the side of the ice cube is 24 centimeter, the refractive index of ice cube will be कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट्स से कोई ये आइस क्यूब है और ये बोल रहा है कि इसके अंदर कोई एक बबल है। एक साइड से देख रहे हैं तो उसका अपरेंट डिस्टेंस कितना 12 दिख रहा है और दूसरे से 4 दिख रहा है। इसका टोटल डिस्टेंस दे रखा है 24। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस आइस क्यूब कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अपेरेंट हाइट का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, या फिर अपेरेंट डिस्टेंस एच अपेरेंट जो होता है वो क्या, एक्चुअल डिस्टेंस डी एक्चुअल बाई म्यू के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पे दो अपेरेंट डिस्टेंस दे रखा है, ठीक। लेट से एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं कि लेट से एक्चुअल डिस्टेंस इसका एक्स है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्चुअल 24 माइनस एक्स जो होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा इधर, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो 4 मतलब अपेरेंट डिस्टेंस 4 इज इक्वल टू एक्चुअल एक्स बाई म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक। इधर अगर वही फार्मूला लगाएं अपेरेंट डिस्टेंस, तो अपेरेंट डिस्टेंस 12 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स बाई म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये दो इक्वेशन बने, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 12 + 4 16 एंड दैट इज हो जाएगा 24 एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म होगा तो 24 बाई म्यू हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई 24/16, 8 2 जा 8 3 जा 3/2, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.5 या फिर 3/2 हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है टू सैटेलाइट ए एंड बी मूव अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, द मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर द सैटेलाइट विल बी, क्या होगा, ठीक। मतलब ठीक है, सैटेलाइट का दोनों का मास दे रखा है कि मास जो है अलग अलग है, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड हम जानते हैं, ऑर्बिटल स्पीड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट क्या होता है √GM/r, GM/r, जहाँ पे m होता है वो क्या, मास ऑफ प्लानट होता है, जिस प्लानट के अबाउट सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्लानट और रेडियस पे डिपेंड करता है, किस ऑर्बिट में मतलब सैटेलाइट मूव कर रहा है। सैटेलाइट के खुद के मास पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि सैटेलाइट का मास अलग अलग है और दोनों सेम रेडियस में मूव कर, सेम ऑर्बिट में, मतलब उनका दोनों का रेडियस सेम है, तो जो स्पीड होगा वो दोनों का ही सेम होगा, तो वो मतलब क्वांटिटी विच इज सेम, तो ये होगा। एनर्जी वैसे भी नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है Gm1m2/r के बराबर होता है, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, मतलब मास ऑफ सैटेलाइट और मास ऑफ प्लानट। तो वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है, सैटेलाइट का मास अलग अलग है तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा, तो सेम टोटल एनर्जी भी अलग अलग होगा। काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन सेम ही होता है, Gm1m2/2r हो जाता है, ठीक, विथ पॉजिटिव साइन, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है विथ नेगेटिव साइन। तो मतलब बेसिकली ये भी प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लानट और सैटेलाइट पे। जी मास ऑफ प्लानट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट बाई 2r होता है, ठीक। तो दोनों का मास पे डिपेंड करता है, तो ये भी अलग अलग होगा, ठीक। तो जो क्वांटिटी सेम होगा वो स्पीड होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द RMS स्पीड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 490 मीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड द RMS स्पीड ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास ऑफ आर्गन दे रखा है
और मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन दे रखा है, ठीक है। तो क्या करें, तो पहले तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस स्पीड इजकल टू √3 RT/m के बराबर होता है, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, तो ये सेम है, आर की वैल्यू वैसे भी सेम होगा, 3 सेम होगा, तो जो आरएमएस स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक स्पीड दे रखा है, दूसरा कैलकुलेट करना है, तो रेशियो ले लेते हैं। तो लेट से अगर हम ऐसा लिखें कि स्पीड ऑफ क्या कैलकुलेट, आर्गन का कैलकुलेट करना है, क्लोरीन दे रखा है, तो आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन बाई आरएमएस स्पीड ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, √, अब रेशियो लेंगे तो ये वाला दोनों में ही सेम आएगा, कट फट के ख़त्म हो जाएगा, मास बचेगा सिर्फ, वो इन्वर्सली है, तो जो भी आर्गन का मास आएगा वो नीचे आएगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास, आर्गन नोबेल गैस है तो उसका एटॉमिक मास के बराबर होगा, और क्लोरीन का देखा जाए तो मास ऑफ क्लोरीन वो ऊपर आएगा, ठीक। तो इसके बराबर होगा, और टेम्परेचर दोनों का सेम ही है, और ये क्लोरीन का स्पीड हमें दे रखा है कितना, 490, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, तो आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन जो होगा वो क्या, आरएमएस स्पीड ऑफ क्लोरीन मतलब इन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन कितना 70.9, और मास ऑफ मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन 39.9 हो जाएगा, ठीक। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं, अब गंदा नंबर है तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 70.9 ये हो जाएगा 70.9 डिवाइडेड बाई 39.9, जो भी आया उसका √, तो इसका √ लें तो ये बना, इसमें क्या इंटू 490 करना पड़ेगा, तो 653.18 समथिंग आ रहा है कुछ, ठीक। तो मतलब ये हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या 653 पॉइंट कितना था कुछ 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो जो आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन होगा वो ये बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा है, जो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल मैच है वो कितना आ रहा है 651.7, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर ही हम लेंगे, क्योंकि हो सकता है मतलब डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट इधर उधर हो गया तो उसकी वजह से ये एरर आ जाता है कभी कभी, ठीक। एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, तो उस केस में जो बेस्ट पॉसिबल मैच होता है वो हम चूज करेंगे, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बेस्ट पॉसिबल मैच है अपना, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलेटेड फ्रॉम रेस्ट बाई 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स का हमें कैलकुलेट करना है, डी ब्रॉय, पहले तो डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है क्या, लैम्डा इजकल टू h/p, p क्या होता है √2me टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा 2m q डेल्टा v, मतलब डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर एक्सेलरेट किया गया तो किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो एनर्जी आता है वो क्या q डेल्टा v के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो क्या q डेल्टा v के बराबर हो जाएगा, तो जो लैम्डा आया कुछ समथिंग इस तरह का आया, ठीक। हमें क्या रेशियो कैलकुलेट करना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। तो कर देते हैं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाई लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखा जाए तो जो भी कांस्टेंट है वो दोनों में ही आएगा, वो कट फट के ख़त्म, तो h कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है वो दोनों में ही आएगा, तो दोनों ही रेशियो में आएगा ऊपर और नीचे, तो वो कट फट के ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या √2 ऑफ मास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे आए तो लैम्डा का जो मतलब लैम्डा प्रोटॉन जो होगा वो √ऑफ नीचे मास ऑफ प्रोटॉन लेट से m बोल लेते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन वो e के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया 2 वोल्ट, तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये मास चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा पार्टिकल का लिखे तो वो ऊपर आएगा क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अल्फा पार्टिकल क्या 4m मास, चार्ज कितना हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल कितना 4m होगा, चार्ज कितना हो जाएगा 2e, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 4 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कराया गया, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, काट कूट करें e से e खत्म, m से m खत्म, 2 से 2 खत्म, √ऑफ 4 × 4, तो 4 बाहर आएगा तो 4:1, तो जो रेशियो होगा 4:1, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो मतलब डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक। तो ये नहीं, गलत स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है द इंक्लूडेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि मतलब अगर किसी मटेरियल में हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड डालते हैं तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो उल्टा ओरिएंट होता है, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर रिड्यूस हो जाता है और इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वही मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है उस केस में, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। गलत या सही? ऑलवेज अपोजिट, तो यस करेक्ट। मतलब यस, डायमैग्नेटिक मटेरियल में ऑलवेज अपोजिट होता है, ठीक। तो सही स्टेटमेंट है ये। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 160 ओम इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। वायर का रेसिस्टेंस कितना दे रखा है? 160। पता है आर होता क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है, ठीक। यहाँ पे दे रखा है कि मतलब मेल्ट कर दिया गया। अब कैसे भी मतलब ये सब जब भी हरकतें करते हैं मतलब किसी चीज़ को मेल्ट कर देते हैं या पीट पाट के उसका शेप बदल देते हैं, उस केस में क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब एरिया इनटू लेंथ जो होता है वो क्या कांस्टेंट रहता है। तो A1L1 इज इक्वल टू A2L2 समथिंग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें दे रहा है कि लेंथ को अगर 1/4 कर दिया गया तो मतलब नया वाला लेंथ जो है वो L' बोल देते हैं, वो 1/4 हो गया। तो जो नया वाला एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ एरिया हो जाएगा, ठीक। मतलब एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तभी जा करके इनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर रहेगा, सिंपल। या फिर A1L1 L2 A2L2 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर अब बच्चे नहीं रहे हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर लेंथ 1/4 हो गया तो एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तभी जाकर दोनों का प्रोडक्ट बराबर रहेगा। तो बस नया वाला रेसिस्टेंस लेट से R', पुराना वाला रेसिस्टेंस R, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का अगर रेशियो कैलकुलेट करें तो रो तो दोनों में ही सेम होगा, नया पुराना, क्योंकि मटेरियल सेम है। नया रेसिस्टेंस तो L बाई ए, तो यानी कि नया वाला लेंथ L' बाई नया वाला एरिया A', दैट विल बी इक्वल टू R क्या? L बाई ए, तो पुराना वाला बाई पुराना वाला हो जाएगा, ठीक। L' की वैल्यू क्या है? L/4 है, तो L/4 रखेंगे, 4 नीचे आएगा। एरिया A' का कितना? 4A इंटू एल, काट कूट करेंगे, एल ख़त्म, ए ख़त्म, 1/16। तो R'/R की वैल्यू कितना है? 160, दैट इज इक्वल टू 1/16, ये 10 टाइम्स में, तो R' की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा, ठीक। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सिंपल था, बस मजदूरी, गधा मजदूरी थोड़ा सा करना है। ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन से होते हैं ये सब, थोड़ा सा इधर उधर करके करे तो आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहे हैं कि मतलब अगला मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब मैच ऑप्शन है, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या कुछ दे रखा है और लिस्ट 2 में दिख रहा है कुछ, तो डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है, ठीक। तो बेसिकली हमें डायमेंशनल फार्मूला मैच करना है कि किसका क्या होगा। देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का mL/-2 डिवाइडेड बाई मीटर, यानी कि लेंथ। तो ये क्या बन जाएगा? m/-2 हो जाएगा, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट m/-2 यानी कि सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो अगर ऑप्शन में जाएं तो क्या हो? ए का सेकंड, ये फर्स्ट मैच कर रहा है और ये थर्ड, ये वाला दो इनकरेक्ट, यानी कि ये तो दो रिजेक्ट हो गया। अब मैचिंग में हमेशा ध्यान दें कि जब भी मैचिंग वाला आए तो आप सिलेक्शन रिजेक्शन मेथड से जाओ, कि आपको ऑप्शन रिजेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि चारों सॉल्व करने पहले बैठ गए और फिर मैच कर रहे हैं, ऐसा करोगे टाइम वेस्ट होगा फालतू का। एक सॉल्व करो, ऑप्शन में चले जाओ, कुछ ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट हो गए, बचा क्या?
अब बचा उसमें देखो सेकंड वाला ऑप्शन अगर बी देखा जाए तो इसका 1 दे रखा है, इसमें 3rd दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन अगर बी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो उससे एक रिजेक्ट हो जाएगा, तो बस 2 में ही अपना काम निपट जाएगा। एंगुलर स्पीड क्या ओमेगा बाई टी, तो ओमेगा का कुछ डायमेंशन होता नहीं है, टी टाइम सेकेंड, तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो एंगुलर स्पीड का क्या टी की पावर -1 यानी कि फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट यानी कि ये रिजेक्ट हो गया, तो वो ये बचा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो अपना 2 ही सॉल्व करके काम हो गया, बाकी के 2 सॉल्व भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। मैचिंग को हमेशा सिलेक्शन रिजेक्शन मेथड से सॉल्व करना है, उसमें टाइम सेव होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि 3 फोर्सेस F1 10 न्यूटन, F2 8 न्यूटन एंड F3 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। ठीक है, the forces F2 and F3 are applied perpendicular so that the particles remain at rest. The force F1 is removed, then the acceleration of particle will be कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब मास दे रखा है F2 हो गया और F3 हो गया। ठीक, बोला है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, और F1 कहीं लग रहा होगा, और तीनों का नेट जो है वो 0 यानी कि इनका जो भी रिजल्टेंट होगा उसका उल्टा लग रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि F1 को हटा दिया गया, F1 को हटा दिया गया मतलब F1 ये हट गया, तो नेट फोर्स अब किसके बराबर हो जाएगा, F1 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि F1 हटाया गया है तो उतना फोर्स उसमें घट गया होगा, तो नेट फोर्स अब उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले फोर्स बैलेंस थे। तो और F1 की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन। तो डायरेक्ट कुछ नहीं इसमें देखना सोचना है कि F1 का डायरेक्शन वगैरह भी फाइंड आउट नहीं करना है, क्या होगा कैसे होगा। F1 हटाया, पहले फोर्स बैलेंस था, ये तीनों थे, तो इसको हटाया गया, इसको हटाया गया तो नेट फोर्स अब इसी के बराबर हो जाएगा। तो नेट फोर्स अब 10 न्यूटन के बराबर हो गया, और मास दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फोर्स बाई मास, फोर्स 10 बाई मास 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होगा फाइनली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस। द टाइम इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री इज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग मतलब डेल्टा टी बाई टेम्परेचर डिफरेंस बाई डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है कि 80 से 60 हो रहा है कितना 5 मिनट में, तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस कितना। अब हमें हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, तो इसको हम सेल्सियस स्केल पे भी छोड़ सकते हैं, केल्विन स्केल पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट देन डिफरेंस लेंगे तो दोनों ही स्केल पे डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 20 बाई टाइम कितना 5 मिनट, मिनट में दे रखा है सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, अब ये दे रखा है तो इसका एवरेज ले लेते हैं एक्चुअल में। तो मतलब 80 और 60 दोनों दे रखा है, मतलब 80 से 60 हो रहा है, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 80 प्लस 60 140 डिवाइडेड बाई 2 70, 70 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वो कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये बना। दूसरा देख रहे हो, दूसरे में क्या देगा, मतलब ये अपने को एक इक्वेशन मिला यहाँ से, और एक बात क्या बोल रखा है कि 60 डिग्री से 40 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 60 माइनस 40 कितना 20 बाई टाइम, दैट इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट 60 40, तो 60 प्लस 40 बाई 2 100 बाई 2 50, 50 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20, ये सेकंड इक्वेशन बना। अपने को इसमें से टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों को डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट यहीं पे देखते हैं, तो ये क्या बनेगा एक्चुअल में लिख ही देते हैं 20 बाई 5 इंटू 60, इसको डिवाइड करें 20 बाई टी, टी ऊपर चला जाएगा, के इंटू 70 माइनस 20 कितना होगा 50 डिवाइडेड बाई के इंटू 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30, ये बना। अब इसको करें तो क्या 20 से 20 खत्म, 0 से 0, के से के,
तो टी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 इंटू 5 × 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये क्या 3×2 = 20, 500, 500। ठीक, तो जो टाइम आया वो कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, 500 सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं। मतलब एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब इंजन दो टेम्परेचर पे काम कर रहा है। दो टेम्परेचर क्या, बॉइलिंग और फ्रीजिंग। लेट्स से इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं। तो फ्रीजिंग क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 डिग्री कैल्विन, 273 कैल्विन, सॉरी। ठीक, बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो 373 कैल्विन। इन दो टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है। अब बोल रहा है हमसे कि द इफिशियंसी इज मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो इंजन का जो इफिशियंसी होगा 27 से ज़्यादा होगा क्या। तो इफिशियंसी क्या होता है पहले तो वो कैलकुलेट करते हैं। इफिशियंसी क्या, 1 - T1/T2 हो जाएगा। कहीं कहीं पर T2/T1 भी लिखते हैं, तो मतलब लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर। मुद्दे की बात ये है। ठीक, तो लोअर टेम्परेचर बाय हायर मतलब 1 - 273/373। ठीक, ये करें तो कितना हो जाएगा, 373 - 273, 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 373। ये इफिशियंसी हो जाएगा। परसेंटेज इफिशियंसी की बात हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100/373 इंटू 100। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको थोड़ा करें तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100, 40 डिवाइडेड बाई 373, 26.81% हो जाएगा। ठीक, 26.81%। ठीक, तो इंजन का जो इफिशियंसी आया वो कितना आया, ये 26.81%। यहाँ पे क्या दे रखा है कि इफिशियंसी विल बी मोर देन 27%। गलत है, स्टेटमेंट है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इफिशियंसी लेस देन द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंजन दे रखा है। अब कार्नोट इंजन जो होता है वो एक आइडियल इंजन, उसको हम लेके चलते हैं। तो बाकी जितने भी अगर इंजन होते हैं उनका इफिशियंसी कार्नोट के इफिशियंसी से तो कम ही होता है। ठीक, अगर उन दोनों को मतलब कार्नोट इंजन और दूसरे इंजन को सेम टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जाए तो कार्नोट इंजन सबसे आइडियल केस होता है, सबसे मैक्सिमम इफिशियंसी अचीव करने वाला इंजन होता है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर जो दूसरा इंजन है उसका इफिशियंसी कम ही होगा कार्नोट इंजन से, अगर सेम मतलब टेम्परेचर पे ऑपरेट करें तो। इसीलिए कार्नोट साइकिल जो होता है उसको हम अलग से पढ़ते हैं, उसको उतना इज्जत देते हैं, इसी वजह से कि कार्नोट जो होता है काफ़ी आइडियल केस होता है, आइडियल इंजन होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी वाला। इफिशियंसी विल बी इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, नहीं, 26.81 है, ये मैक्सिमम इफिशियंसी है जो कि अचीव किया जा सकता है। इससे तो कम ही होगा, इतना तो 27 भी नहीं जाएगा, ये भी गलत है। इफिशियंसी लेस देन 27%, यस, ये हो सकता है, इससे कम हो सकता है इंजन का इफिशियंसी, ये आइडियल केस है। तो ये मैक्सिमम इफिशियंसी अचीव केस है कि ये मैक्सिमम होगा तो इतना होगा, इससे कम हो सकता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ट्रक एंड कार, एक मिनट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि ए ट्रक एंड कार मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रॉट टू रेस्ट बाई अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंसेस। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि ट्रक और कार दोनों सेम मतलब काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं और दोनों ने ब्रेक अप्लाई किया, और जो ब्रेक अप्लाई करने का जो फोर्स है वो दोनों में बराबर है। तो क्या जो डिस्टेंस कवर होगा रुकने के पहले वो सेम होगा क्या। तो उसके लिए क्या, लेट्स से फाइनल स्पीड तो दोनों का ही 0 होना है, क्योंकि फाइनल दोनों रुक ही रहे हैं। ठीक, इनिशियल स्पीड इसको U1 बोल देते हैं, इसको U2 बोल देते हैं, लेट्स से। ठीक, इसका S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। तो इस मतलब डिस्टेंस पहले तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेट्स से पहले वो देखे करते हैं।
इस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कुछ तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा। अगर हम इसमें थर्ड इक्वेशन यूज कर दें, u1 मतलब यू स्क्वायर, लेट से जनरल कैसे लेते हैं, यू स्क्वायर नहीं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो मतलब लेट से यहाँ पर माइनस साइन के साथ लेते हैं 2as। ठीक, फाइनल स्पीड दोनों का जीरो ही होना है। ठीक, तो जो s का वैल्यू होगा क्या, यू स्क्वायर बाई 2a के बराबर होगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स बाई मास के, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास ऊपर चला जाएगा इंटू यू स्क्वायर। ठीक, ये अगर देखा जाए तो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल, ठीक, डिवाइडेड बाई फोर्स। तो जो अपना डिस्टेंस कवर आ रहा है वो क्या, काइनेटिक एनर्जी बाई फोर्स के बराबर आ रहा है। और यहाँ पे दे रखा था कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है और दोनों रेस्ट पे लाए गए हैं बाई अप्लाइंग ब्रेक विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि दोनों केस में एफ की वैल्यू भी सेम है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, एफ की वैल्यू सेम है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो भी सेम होगा दोनों का, क्योंकि ये इसी भी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो बिना कुछ सॉल्व किए ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब टिक मार्क्स कर सकते हैं सही। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है इनिशियल शुरुआती केस में, बहुत सारे लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है तो दोनों का यू इनिशियल स्पीड सेम ले लेंगे, वो गलती नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल स्पीड अलग चीज़ है, तो वो गलती नहीं करेंगे। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट टेक ए टर्न एंड मूव टुवर्ड्स वेस्ट, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज जीरो। जी नहीं, कार अगर डायरेक्शन बदला है तो एक्सेलरेशन भी होगा उसका, वो एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन होगा, भले ही स्पीड सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड विल बी, क्या होगा। ठीक है, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बात यही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक, इसको काट कूट करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर खत्म। ये जो रेशियो है वो क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट कब ये पूछा जा रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो, यानी कि एक्स की वैल्यू ए बाई 2 हो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। नीचे क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक, तो बस ये हुआ, 4 से 4 खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, 1/3। तो जो रेशियो होगा वो क्या, 1:3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि क्या, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं यू स्पीड से कितना, 150 मीटर पर सेकेंड, जब ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या, -10 के बराबर होता है। ठीक, सिंपल रेशियो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, v3/v5 ये कितना हो जाएगा, इस v इक्वल टू u प्लस 80, तो 150 एक्सेलरेशन माइनस है तो 150 माइनस 10 इंटू 3 तो 120 हो जाएगा, और 150 माइनस 10 इंटू 5 तो 150 माइनस 50 100 हो जाएगा। एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू x प्लस 1/x के बराबर दे रखा है, तो बस ये क्या हो जाएगा, इसको काट कूट करें तो 6/5 हो जाएगा बेसिकली ये, तो 6/5 इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर मन की आंखों से देखोगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा कि x की वैल्यू 5 होगी,
तो 5+1 6 हो जाएगा, तो 6/5 रेशियो आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल है, ठीक है। असर्शन बोल रहा है इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस इज इनक्लोज्ड बाय एन क्लोज सरफेस देन द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी 0। यस, मतलब कोई भी इनक्लोज सरफेस से कोई डाइपोल अगर इनक्लोज है तो डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों सेम अमाउंट से, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इनसाइड 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होगा 0 होगा। तो ये असर्शन ट्रू है, ठीक। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या दे रखा है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यस, इसी वजह से जो होता है वो नेट फ्लक्स 0 होता है। तो रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसी कारण की वजह से मतलब 0 होता है। तो बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बम्बार्ड ए गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मतलब इतना कि इलेक्ट्रॉन से मतलब उसको बम्बार्ड किया जाए तो हायर एक्साइटेड एनर्जी कितना जा सकता है वो बेसिकली पहले कैलकुलेट करना होगा। तो लेट से हाइड्रोजन एटम का अगर एनर्जी लेवल देखा जाए तो n इजकल टू लेट से 1 है, 2 है, 3 है, इधर लेते हैं कि लेट से n इजकल टू 1 है, 2 है, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4। n इजकल टू 1 पे जो एनर्जी होता है कितना -13.6 के बराबर होता है, और n इजकल 2 पे ये याद ही होना चाहिए बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए। 2 पे जो होता है -3.4 और इसमें -1.5 समथिंग होता है, फिर -0.85 समथिंग होता है, ठीक। इसको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मतलब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/n²। उसमें जेड की वैल्यू 1 रख दो, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो एनर्जी कितना आएगा 13.6, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जब 4, तो 13.6/4 करने पे ये आ जाएगा। फिर 3 के लिए 9 करने पे ये आ जाएगा, 4 के लिए 16 करने पे ये आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे एनर्जी आ जाएगा। अब एनर्जी गैप देखा जाएगा तो सबसे मैक्सिमम गैप मतलब इनके बीच में तो 10.2 का गैप है, तो ठीक है। इनके बीच में गैप कितना है, अगर n इजकल टू 3 पे जाए तो 13.6 माइनस 1.5 कुछ 10.1 12 होगा, 1 और 12.1 होगा, सॉरी, ठीक। डिफरेंस 12.1, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो या फिर मतलब दिस में हम सिर्फ एनर्जी डिफरेंस पे ले रहे हैं तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा डिफरेंस कितना 12.1। अगर n इजकल टू 4 यहाँ पे कितना है 12.5, यानी उससे भी ज़्यादा एनर्जी है तो और ऊपर जा सकता है। तो अगर इसका अगर डिफरेंस देखें, मतलब अगर लेट से वो यहाँ से यहाँ चला गया तो कितना होगा 13.6 माइनस 0.85 करें तो कितना होगा 5, 15, 7, 12.75। तो उतना तो है नहीं, 12.5 ही मैक्सिमम एनर्जी है, तो यानी कि 4 लेवल पे नहीं जाएगा, मैक्सिमम जा सकता है कितना 3rd लेवल पे जा सकता है। तो 3rd लेवल पे एक्साइट होगा तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा NC2 के बराबर होता है। तो NC2 करोगे तो सीधे मतलब NC2 करने से कितना 3 × 2/2 तो ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगा वो 3 हो जाएगा। या फिर इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि 3 पे गया है तो एक तो यहाँ से यहाँ आएगा तब एक मतलब रिलीज करेगा, एक फिर नीचे आए या फिर एक डायरेक्ट आ जाए नीचे, तो 3 ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इमिटेड होगा, ठीक। तो 3rd ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन है मतलब 48 हो गया, मल्टीपल में 2 बचे होंगे और 10 अपना इंटीजर वाले होंगे, तो उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। अपना फेस्टिवल लगभग ख़त्म हुआ होली का, तो अपना जो ग्रैंड फेस्टिवल है आगे उसका प्रिपरेशन में लग जाना है।
तो आप पढ़ाई शुरू कर दिए होगे ऑलरेडी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो आप फुल जितना अंदर जान है सब लगा दो, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना कर दो, ठीक। और अब ग्रैंड फेस्टिवल ही खेलेंगे, मतलब फाइनल एग्ज़ाम जो है उसी में अब देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो उसका प्रिपरेशन में लगे रहना, अपने को बेस्ट देना है, फालतू की चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होना है, इधर उधर चीज़ों से। अभी क्वेश्चन अगर 2-4 सॉल्व ना हो तो परेशान नहीं होना है, ठीक। ऐसा नहीं कि सारे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, 300 स्कोर नहीं करना है, अपने को उससे थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा, ठीक। तो ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, 2-4 क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो हो गए, ऐसा अभी टारगेट नहीं रखना है। अपना अभी क्या है कि बेस्ट आपको देना है, जो भी आप बेस्ट कर सकते हो अभी आप अपने लेवल पे अभी के इस टाइम पे वो बेस्ट करना है, ठीक। तो अपने को एफर्ट्स करना है, अच्छा वाला एफर्ट्स, ठीक, करते रहें। और हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।